हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहू, जेएलए कॉलेज मेदिनीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बीए सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। उसके अंतर्गत मैं चर्चा करना चाहूँ कि शुंग कौन थे, यानी शुंग वंश के कौन थे और शुंग वंश के क्या क्या देन है यानी कला संस्कृति विकास के क्षेत्र में, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि मौर्यों के जो शुंग काल के जो पूरे इतिहास है, उसी इतिहास है उसके बारे में जो है जानकारी देने का प्रयास करूंगा। क्योंकि उस समय जो था शुंग काल का, तो मौर्य वंश का जब साम्राज्य था, एक विशाल साम्राज्य था। उस विशाल साम्राज्य के पतन जब हुआ तो भारत में जो था राजनीतिक और विकेंद्रीकरण की जो प्रक्रिया जो थी वो बहुत ही तेज़ी से हुई, और इसकी परिणाम स्वरूप यही हुआ कि पश्चिमोत्तर भारत पर जो बैक्ट्रिया के ग्रीक के जो आक्रमणकारी लोग थे दक्षिणापथ पर, तो उस आक्रमणकारी के और साथ साथ देखते हैं कि हम दक्षिण की ओर देखते हैं कि आर्य सातवाहन वंश और पूर्वी भारत पर जो था वो पूर्वी भारत यानी कलिंग यानी उड़ीसा पर चेदी व राजवंश का आधिपत्य यानी अधिकार हो गया था उस समय। तो हम देखते हैं कि मध्य देश यानी भारत के जो मध्य देश था वो पश्चिम और साथ साथ पश्चिमोत्तर भारत के कुछ भागों को जो है मिलाकर शुंग राजवंशों ने यानी आधिपत्य कर लिया था। इस तरह से हम देखते हैं कि इस समय जो है भारत की जो साम्राज्यवादी युग का जो अंत होने लगा था, तो इसी समय में जो है क्षेत्रीय प्रवृत्तियां जो है कायम हो गई, यानी क्षेत्रीय स्तर पर जो है बहुत सारे ऐसे वंश जो है उत्पन्न होने लगे। और इस समय जो था बड़ी ही आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी इच्छाओं के साथ साथ नए नए राजवंशों का जो है उदय होने लगा। और साथ में देखते हैं कि इन राज्यों में जो उत्तर भारत की जो सत्ता के लिए जो है इस समय जो है ग्रीक यानी विदेशी जो ग्रीक थे वो आक्रमणकारी और शुंग राजवंश की संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के बीच भी संघर्ष भी होने लगा था। तो इसके बारे में जो है ये हमारा ये काल के जो शुंग काल के जो इतिहास है या इस इतिहास को जानने के बहुत सारे से स्रोत है। जैसे पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, पतंजलि का महाभाष्य है, गार्गी संहिता का युग पुराण, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, बाणभट्ट का जो हर्षचरित है। ऐसे बहुत सारे से हमारा स्रोत है जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि शुंग काल में यानी मौर्य काल की जो विशाल साम्राज्य था उसके पतन के बाद हमारा जो है मध्य देश में पश्चिम भारत में कुछ इस तरह से क्षेत्रों को मिलाकर जो है शुंग राजवंशों ने जो है अपना अधिकार कायम किया था। तो शुंग वंश के बारे में जो शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग ही थे, लेकिन शुंग की वंश के परिचय के बारे में बहुत सारे मतभेद है। लेकिन फिर भी दिव्यावदान जो हमारा जो ग्रंथ है उसमें पुष्यमित्र शुंग को जो है जो शुंग को मौर्य वंश का ही जो है होना माना जाता है और मानते हैं। HP शास्त्री का भी कहना है कि पुष्यमित्र शुंग की जो है उपाधि से ही के आधार पर जो है शुंगों को पारसी मानते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे बातें जो है कही जाती है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का जो उदय हुई थी, तो पुष्यमित्र शुंग का जो था वो हर्षचरित और दिव्यावदान से भी पता चलता है कि पुष्यमित्र जो था वो मौर्यों के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके पाटलिपुत्र सिंहासन को जो है हड़प लिया था, ऐसा माना जाता है। हर्षचरित में हम देखते हैं कि इसमें एक दुष्ट सेनापति यानी पुष्यमित्र ने जो है अपने स्वामी बृहद्रथ की जो है कि सेना का जब निरीक्षण के समय में जो है उसको वध कर दिया। तो क्योंकि बृहद्रथ जो था वो अपने राज्यारोहण की प्रतिज्ञा को पूरा करने में जो है पूरा असफल रहा, इसीलिए ऐसा कर रहा था। लेकिन दिव्यावदान में देखते हैं कि बृहद्रथ को जो है बहुत ही कमज़ोर राजा जो है माना गया। और इस तरह से हम देखते हैं कि
युग पुराण से भी पता चलता है कि बृहद्रथ के समय जो है यवन आक्रमणकारी जो था वो माध्यमिकम यानी साकेत को रोनते हुए यानी पुरुषपुर यानी पेशावर पुष्पुर यानी पाटलिपुत्र को जो है और उसकी पश्चिमी हिस्सा को जो है रोनते हुए उसको आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसलिए पाटलिपुत्र पर बाह्य रूप से जो आक्रमण का खतरा बहुत नज़दीक था। इसलिए बृहद्रथ जो था बौद्ध राजा था और अशोक की अहिंसक नीति का असमर्थक और युद्ध विरोधी भी था। तो ऐसा माना जाता है। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो था वो बृहद्रथ का जो है सेनापति था और बाह्य आक्रमण और राजा की जो है कमजोरियों से उसको लाभ उठाने के लिए जो है वो राजा के प्रति सेना से घिरना और आक्रोश उत्पन्न करने में बहुत ही सफल रहा और इसलिए सेना के समक्ष जो है राजा की हत्या करवा दिया गया और मगध की जो है बागडोर जो है अपने हाथ में ले लिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे बातें इनके बारे में कही जाती है। लेकिन फिर भी कुछ इतिहास लेखक जो है बृहद्रथ की जो हत्या होती है पुष्यमित्र शुंग जो पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर जो है ज़बरदस्ती कब्जा को करके जो है भारतीय इतिहास के नंदो वंशों के बाद जो है दूसरी राजनीतिक क्रांति का भी नाम दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने जो कहा जाता है कि पुष्यमित्र जो शुंग है वो 180 ईसा पूर्व में ही जो है पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर कब्जा जमाया था, क्योंकि उस समय जो था मगध राजा का जो है उस समय विघटन भी हो रहा था और उस समय यवन जो है आक्रमणकारियों का जो है पाटलिपुत्र पहुंचने ही वाले थे। बहुत सारे ऐसे आक्रमणकारी थे उस समय, क्योंकि विदर्भ का गवर्नर यक्षसेन राजा की हत्या का समाचार सुनते ही अपने को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया था और कलिंग और दक्षिणापथ में भी जो है उस समय स्वतंत्र हो गया था। तो ऐसे समय में जो है राजा की हत्या के कारण यानी मौर्य दरबारी और यक्षसेन के पिता यानी वीरसेन जो थे पुष्यमित्र शुंग का विरोध करने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में जो है पुष्यमित्र शुंग जो है अजातशत्रु की तरह जो है आंतरिक और बाह्य संकटों से जूझने के लिए जो है एक साथ जो है दोनों हाथों से तलवार लेकर युद्ध के लिए जो है मैदान में उतरा था। तो इस तरह से देखते हैं कि पुष्यमित्र ने जिस रक्त से जो है रक्तपात से होकर जो है मगध की जो बागडोर था उसको हथिया लिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसकी रक्षा भी जो तलवार जो है यानी उसकी तलवार इतनी धार थी कि बहुत तेज़ थी। लेकिन फिर भी पुष्यमित्र सिंह की आधी शताब्दी से अधिक समय तक मगध की तलवार में लगे जंग को जो है साफ करना पड़ा। लेकिन कहते हैं कि पुष्यमित्र पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर कब्जा जमाने के बाद जो है सबसे पहले जो अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया और वह जो था अपने बागी जितने भी उनके विरोधी अमात्य लोग थे उस समय उनको बंदी बना लिया गया और विदर्भ के जो बागी जो उनके प्रति विरोध था जो विद्रोह करते थे उनके प्रांतपति यक्षसेन को भी जो है सबक सिखाने के लिए जो अपनी पैतृक भूमि यानी उज्जैन तो उज्जैन की दूसरी राजधानी को जो है बनाया था। तो इस तरह से अपने पुत्र अग्निमित्र को युवराज भी जो अपने जो पुत्र युवराज को जो है अग्निमित्र को जो है नियुक्त किया था वहाँ और बागडोर संभालते ही जो है पाटलिपुत्र की ओर आती हुई यवन सेना जो है वहीं थम गई और पुष्यमित्र शुंग ने जो हमारा कौशल की राजधानी जो अयोध्या था वो अयोध्या पर कब्जा करके और वहाँ अपनी शक्ति जो है सुव्यवस्थित किया। तो इस तरह से पुष्यमित्र शुंग जो है एक पाटलिपुत्र पर कब्जा करने के साथ साथ अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर ली। तो इस तरह से कहते हैं कि कालिदास के जो है मालविकाग्निमित्रम से भी ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जो थे उज्जैन के शासक अग्निमित्र से जो है विदर्भ के राजा यक्षसेन को जो है शुंगों की जो है अधीनता लाने में मित्र जो है उनके यक्षसेन के चचेरे भाई माधोसेन ने एक जो है कठपुतली बनाया और इस षड्यंत्र का पता चल जाने से यक्षसेन ने अपने माधोसेन को जो है बंदी बना लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अग्निमित्र जो है उसकी सहायता के लिए जो है हमेशा रहता था। तो विदर्भ के पर आक्रमण किया और यक्षसेन को जो है पराजित करके पुष्यमित्र शुंग की जो है अधीनता जो है के लिए जो है बाधित किया। तो इस तरह से इससे भी देखते हैं कि दंड स्वरूप यही हुआ
कि विदर्भ का राजा को जो वर्धा नदी के आसपास जो है वो उसको अलग करके और एक भाग यक्षसेन को और दूसरा भाग माधोसेन को दे दिया गया। तो इस तरह से देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो पुष्यमित्र मगध से बचे हुए जितने भी जो साम्राज्य था उसको विकेंद्रीकरण पर जो है उन्होंने रोक लगा दिया गया और विदर्भ को जो है 2 हिस्सों में जो है बांट दिया गया। तो इस तरह से जो है कम बांट दिया गया तो ये बड़ा ही कमज़ोर बन गया। लेकिन भविष्य में जो है इसीलिए किया गया कि आगे भविष्य में कोई इसका विद्रोह या बगावत न कर सके। इस तरह से पुष्यमित्र ने जो है अंतिम मोर राजा के पृथ्वी के बाद विरासत में जो मगध साम्राज्य प्राप्त किया उसे पुनः स्थापित कर दिया। तो हम इसमें कहना चाहेंगे कि पुष्यमित्र शुंग जो थे अपनी स्थिति को जो है बहुत ही सुदृढ़ और सुव्यवस्थित करने के बाद जो है यमन आक्रमणकारियों से निपटने के लिए तैयार हुआ। तो इस तरह से देखते हैं कि अयोध्या में उसके लेख में आता है, अयोध्या लेख में उसके जो है पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ करने का साक्ष्य प्रस्तुत या विवरण उसका आता है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो था उस साम्राज्य विस्तार के लिए जो है वैदिक विधि विधान का एक तरीका था और वह पुष्यमित्र शुंग जो था ब्राह्मण ग्रंथ के कारण जो है अपने अश्वमेध यज्ञ का जो है अनुष्ठान किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो पुष्टि है, इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण जो होता है मालविकाग्निमित्रम और पतंजलि का महाभाष्य जो है इससे हमारा प्रतीत होता है कि उन्होंने 2 यज्ञ किए थे अश्वमेध यज्ञ। तो इस तरह से पुष्यमित्र शुंग के जो है प्रधान पुरोहित भी थे, जो पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि राजा जन्मेजय जो थे के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था। इसके बारे में बहुत सारे बातें कही जाती है कि मालविकाग्निमित्रम से भी पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है जो पौत्र है, पुष्यमित्र शुंग के जो पौत्र है जो वसुमित्र है वो अश्वमेध के एक घोड़े के साथ सप्त सिंधु इलाके में जो है घूम रहा था, तो दूसरा घोड़ा यवनों की ओर पश्चिम की ओर दौड़ाया गया। तो इस तरह से बहुत सारे से बातें आती है कि ग्रीक जो उसके वृत्तांत से पता चलता है कि बैक्ट्रिया के ग्रीक वंश के यूथिडोमस और उसका उत्तराधिकारी जो है डेमेट्रियस भारत के सिकंदर 2 दिशाओं पर आक्रमण किया था। तो एक का नेतृत्व जो था वो डेमेट्रियस और दूसरे का नेतृत्व जो है उसके सेनापति मिनांडर कर रहा था। तो दोनों के सिक्कों के प्राप्ति स्थान से भी पता चलता है कि जो है डेमेट्रियस जो है पाटलिपुत्र और मिनांडर उज्जैन और विदर्भ पर जो है आक्रमण कर रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी से बातें आती है कि पुष्यमित्र शुंग का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था, इसके बीजों का कैसे पता चलेगा। तो पश्चिम में भी हम देखते हैं कि पश्चिम में जो है ब्यास नदी से लेकर जो था वो हमारा मगध तक और कोसल से लेकर विदर्भ तक जो है उसका साम्राज्य का जो है फैलने का जो है प्रमाण मिलता है। पूरब में भी देखते हैं कि मगध के जो है बाहरी और अधिपत्य से कोई प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस तरह से जो है मौर्यों के पतन के बाद जो है उत्तर भारत में पुष्यमित्र शुंग के जो थे वो अधिक मध्य देश और पश्चिम भारत का बहुत बड़ा भाग था पुष्यमित्र शुंग का। तो हम देखते हैं इसमें ये भी देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बहुत सारे ऐसे पुष्यमित्र के बहुत ही कला संस्कृति के विकास पर बहुत योगदान दिया था। उस योगदान से पता चलता है कि पहला था कि हमारा उस समय ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया था, क्योंकि मौर्य युग में जो है बौद्ध धर्म का जो उत्कर्ष पर उस समय था, लेकिन उसके अलावा जो जैन धर्म भी था और जैन धर्म के लिए इसका परिणाम यही हुआ कि उस समय जो परिस्थितियाँ जो थी वर्णाश्रम की जगह था निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ने लगे थे, यानी बहुत भिक्षुओं की संख्या भी बढ़ रही थी इस समय, क्योंकि वह जो वर्णाश्रम जो धर्म था वो बहुत ही कष्टदायक और बहुत धन की खर्च भी बहुत था। इसीलिए जो है निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़ने लगे, यानी भिक्षु और भिक्षुनियाँ की संख्या बढ़ने लगे थे। और उस समय जो है राज्य की ओर से बहुत कोई प्रोत्साहन भी दिया जाने लगा। और शुंग के समय में यही हुआ था कि वैदिक धर्म और कर्म को जो है श्रेष्ठ माना जाने लगा, और जिन लोगों ने जो है वर्णाश्रम धर्म को जो है स्वीकार नहीं किया उसे दंड दिया जाने लगा।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म की उन्नति भी होने लगी थी और ब्राह्मणों को जो है राजनीतिक और समाज में जो है प्रभाव उसका बढ़ते चला गया। अंततः यही हुआ कि ब्राह्मणों ने वैदिक धर्म और कर्म और आचरण को जो है प्रतिष्ठापित किया। तो इस तरह से ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान करने में बहुत बड़ा सहयोग किया पुष्यमित्र शुंग। दूसरा है कि राजनीतिक सुधार भी करने में बहुत योगदान दिया कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है उत्तर मौर्य में छाई राजनीतिक अस्त व्यवस्था को जो है समाप्त करने के लिए एक प्रशासन व्यवस्था को जो है पुनर्स्थापना किया। और साथ साथ हम देखते हैं कि इस समय का जो स्थिति जो था बहुत ही अशांति था, लेकिन बिना शांति व्यवस्था कायम किए यानी सामाजिक संरचना और वैचारिक रूप से प्रतिस्थापना करना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी इस समय पुष्यमित्र ने जो है विदिशा, विदर्भ और अयोध्या को जो है उप राजधानी बनाया इन्होंने। और साथ साथ जो है अपने जो सुयोग्य राजकुमार थे, राजकुमार या युवराज जो थे या परिवार के लोगों को जो है यानी अपने रिश्तेदारों को जो है वहाँ का गवर्नर बनाया। अशोक का हम देखते हैं कि अशोक के धर्म विभाग का भी हम बारे में अगर हम देखते हैं को भी छोड़कर से सभी मौर्य शासन पद्धति को पुनः जागृत कर किया। यहाँ तक कि लेकिन बाहरी आक्रमण के कारण जो है पुष्यमित्र शुंग को जो है कौटिल्य की जो आर्थिक जो नीति था उसको भी उन्होंने लागू किया और उसे पुनर्जीवित करने का भी जो है करने का समय तो नहीं मिला। फिर भी मौर्यों की जो अमात्य जो व्यवस्था जो थी, वहाँ की जो सभासद की जो प्रणाली थी उसको जो है लागू उन्होंने किया था। उसके बाद देखते हैं कि सामाजिक सुधार। तो सामाजिक सुधार के अंतर्गत हम देखते हैं कि शुंग काल में फिर से जो है वर्ण और वर्णाश्रम व्यवस्था को जो लागू करने का इसमें प्रयास किया गया। वर्णाश्रम धर्म में जो भिक्षा को अधिकार और सिर्फ ब्रह्मचारी और वनप्रस्थी जो आचार्य थे और चौथे आश्रम में जब जो लोग पहुँचे हुए थे जैसे सन्यासियों को दिया गया था। अतः शुंग काल में जो है समाज में जो वर्णाश्रम धर्म के जो है नए नए कानून और प्रतिबंधों से जो है संगठित करने का लोगों को प्रयास किया। यहाँ तक कि जो है देखने को मिलता है कि लड़कियों की जो विवाह की उम्र जो था वो घटाकर 13 वर्ष कर दी गई। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि मनुस्मृति और कामसूत्र में पता चलता है कि राजस्वला होने के बाद ही विवाह आवश्यक माना गया है। लेकिन सगोत्री विवाह पर भी जो है इस समय प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस काल में ब्रह्म विवाह जैसे बहुत सारे ऐसे अनेक प्रकार के जो विवाह थे वो प्रचलित हुआ। और शुंग काल में जो है नारियों की स्थिति संतोषजनक फिर भी रही। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आर्थिक सुधार करने का भी प्रयास किया पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि इस काल में जो है अर्थव्यवस्था पे जो है एक राजकीय नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया। यहाँ तक हम देखते हैं कि राजा को संपूर्ण भूमि का जो था वो स्वामी माना जाने लगा। लेकिन राजा के कृषकों को जो है यानी कृषकों से लगान लेने के यानी टैक्स लेने का भी ही अधिकारी माना गया। भूमिदान में हम देखते हैं कि कृषक की जो भूमि को जो है वर्जित रखा गया था। और इस तरह से जो है हम देखते हैं कि कृषि का विकास काफ़ी भी हो गया था। अर्थव्यवस्था पर राजकीय नियंत्रण जो है हटने से शिल्प संघ और व्यापारी संघ फिर से जो है संगठित होने लगे। और साथ साथ हम देखते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पर जो है ग्रीक यानी यूनानियों लोगों का आधिपत्य या अधिकार जो था वो पश्चिम एशिया होते हुए यानी लाल सागर और भूमध्य सागर तक भारतीय व्यापार फैलने भी लगा। इस समय जो है बहुत ही व्यापार का जो है फैलाव बढ़ने लगा। साथ साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार पश्चिम भारत का जो था आर्थिक महत्व जो भी था वो भी महत्व जो है बढ़ने लगा। और साथ साथ हम देखते हैं कि शिल्प और व्यापार भी जो है बहुत तेज़ी से जो है बढ़ने लगा। यहाँ तक हम देखते हैं कि धर्म के बारे में, क्योंकि शुंग काल में हम देखते हैं कि वैदिक धर्म का भी पुनरुत्थान का काल भी था। और इस समय अग्नि पूजा और हवन अनेक ऐसे प्रत्येक कर्मकांड से जो है लोगों को जोड़ दिया गया। इस समय 2 नए देवता वासुदेव और कार्तिकेय की पूजा भी यहाँ इसी समय से शुरू भी हो गई थी। और हम देखते हैं कि वासुदेव की जो पूजक लोग होते थे वो भागवत धर्म के नाम से जाने गए। और इस समय जो है रुद्र और शिव को जो है एक मिला दिया गया और मूर्ति पूजा भी यहीं इसी समय जो है प्रारंभ होने लगी। तो बौद्धों के खिलाफ यहाँ भी देखते हैं कि संगठित होने के लिए जो है सामूहिक रूप से पूजा और उत्सव को भी जन्म दिया जाने लगा। इस तरह से जो है ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान के साथ साथ जो है यानी इसका साथ साथ जो इसका विकास भी बड़ी तेज़ी से हुआ।
ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा जो है बढ़ने लगी। उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि इस तरह के ब्राह्मणों की जो है ब्राह्मणों के जो चारों वर्णों जो था, यानी वर्णों का जो है स्वामी भी कहा जाने लगा। इसलिए शुंग काल को जो है ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि भाषा और साहित्य के बारे में, कि क्योंकि इस काल में जो है संस्कृत और यानी संस्कृत भाषा और जो है साहित्य का भी उदय हुआ और उसका विकास भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। क्योंकि पतंजलि ने पाणिनि के जो व्याकरण पर जो महाभाष्य लिखे हो नामक टीका की जो रचना किया है, वह जो था संस्कृत भाषा के लिए जो है एक नए व्याकरण को जो है प्रस्तुत किया। यहाँ तक हम देखते हैं कि इसलिए जो इस काल में हम महाभारत को या मनुस्मृति इत्यादि जितने भी ग्रंथों का जो है संकलन भी हुआ और ब्राह्मी लिपि का भी जो है विकास हुआ था। और प्राकृत भाषा में भी जो संस्कृत शब्द का जो तो उपयोग तो भी जो है बहुत बढ़ने लगा। यहाँ तक कि जो है इसका परिणाम स्वरूप यही हुआ कि इस काल में जो था लेख की भाषा संस्कृत प्रधान होने लगी। हम देखते हैं कला के क्षेत्र में, अगर हम देखते हैं तो इस काल में जो है कला के क्षेत्र में भी ये यानी शुंग काल में जो है सांस्कृतिक जीवन में जो है सबसे अधिक जो है विकास कला के क्षेत्र में हुआ। क्योंकि शुंगकालीन कला को जो है के बारे में जो है एन राय का मत है कि लोक कला के नाम से पुकारा गया शुंग काल में। क्योंकि इस काल में जो है भारूत और सांची, बोध गया और बौद्ध ऐसे बहुत सारे स्तूपों का जो है निर्माण हुआ। और इस समय हम देखते हैं कि मथुरा में जो है मूर्ति कला का भी जो है केंद्र का भी जो है स्थापना की गई। और शुंग काल में हम देखते हैं कि भारूत, सांची, बोध गया में जो है एक विशाल स्तूपों का भी जो है निर्माण करवाया गया। और हम कह सकते और कहा जाता है कि इस समय जो है अशोक ने इन स्थानों पर जो है मिट्टी और ईंट के जो है स्तूपों का निर्माण करवाया था। लेकिन शुंग काल में इनका पुनः जो है इसका मरम्मत भी करवाया गया। भारूत स्तूप की जो खोज था जॉन मार्शल ने ही की थी और इस स्तूप की वेदिका कलकत्ता म्यूजियम में जो है आज सुरक्षित है। और सांची का स्तूप भरूच जो विशाल था और अधिक संख्या में मिली है। और भारूत और सांची जो है एक पवित्र एक वास्तुकला के साथ साथ जो है मूर्ति कला का भी जो है एक अच्छा प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनके वेदिकाओं और तोरणों में हम देखते हैं उसकी उत्कीर्ण मूर्तियों के बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जो है तथा उसके जातक कथाओं के बारे में चित्रण और सामाजिक जीवन और धार्मिक जीवन पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजीव यानी चित्रण जो है मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुंग काल में जो ही मथुरा कला केंद्र का विकास तो सही जो है शुरू हो तो गया था। लेकिन मथुरा का जो याचनी की जो मूर्तियां हैं, जो विशाल मूर्ति है, उसका निर्माण जो है मौर्य काल से ही प्रारंभ हो गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शुंग काल में जो था भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक इतिहास में कई उपलब्धियों की जो है बहुत ही परिपूर्ण रूप से प्रतीत होती हुई दिखाई पड़ती है। लेकिन एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का इसका स्वरूप जो है हम गुप्त काल में भी इसका देखते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा शुंग काल यानी पुष्यमित्र शुंग के समय में यानी शुंग काल में उसकी सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और उसकी जो कला संस्कृति जो था वो बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सुविस्तार हुआ। और इस तरह से जो है हम इस कला का भी देखते हैं तो इसका जो है ज़्यादा अधिक तेज़ी से जो बढ़ा है इसका स्वरूप जो है हम आगे गुप्त काल में इसका देखते हैं। तो इस तरह से हमारा शुंग काल का जो है एक इतिहास था और इसने में ही समाप्त करते हैं।